हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड वेरी चेयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं यशस्वी व्यास फ्रॉम रेजोनेंस प्री मेडिकल डिपार्टमेंट। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया था, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की, राइट। आज के इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये वाला पार्ट हमारा हो चुका था। ये सारी चीजें हम कर चुके थे। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है, यानी कि अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन की सारी विधियां हैं जो कि मैंने आपको सारे लेक्चर्स में बता दी थी, राइट। ये सारी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं शायद। यस, लैंगिक जनन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मीनिंग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक के अंदर केवल एक जनक होता है और उस एक जनक से ही संतति का निर्माण होता है, परंतु लैंगिक जनन के अंदर दोनों पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है। उन्हीं के परिणाम स्वरूप संतति का निर्माण होता है। तो देखिए, लैंगिक जनन को क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कहते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक को क्या बोला जाता है? गैमेट का निर्माण शामिल है। यानी कि देखिए, यहाँ पर होता है नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों एक दूसरे से निषेचित होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का, यानी कि युग्मनज का। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर देखिए, जायगोट का निर्माण, युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है और यही आगे जाके युग्मनज क्या बना लेता है? भ्रूण का निर्माण ये कर लेता है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए, यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था बच्चों, वो कंपैरेटिवली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फास्ट चलता है, जबकि ये धीमा चलता है। वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल था और ये कैसा होता है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप संतति उत्पन्न होती है। अभी जस्ट यही मैंने आपको बताया। वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन से जो अलैंगिक जनन से जो बनने वाली संतति थी, वो कैसी थी? हूबहू अपने जनक के समान थी, परंतु यहाँ पर अपने जनक के जैसी नहीं होती है, अर्थात अलग होती है। वो यही बताना चाह रहे हैं कि संतति उत्पन्न होती है, वह अपने जनक से समरूप नहीं होती। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था? वहाँ पे क्लोन बनते हैं जो कि आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से अपने जनक से समान होते हैं। पादप, जंतु तथा फंजाई जैसे जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे से निकट आते हैं, तब ये एक ही पैटर्न को
अपनाते हैं। आइए चलिए इनके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं हम, क्या बोलना चाहिए एनसीईआरटी। देखिए, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही देखिए बच्चों क्या होता है, लैंगिक जनन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव के अंदर होना प्रारंभ होता है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर एज होती है, जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद में वो इस काबिल बन पाता है कि वह लैंगिक जनन के जो है कैपेबल बन पाए। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या बोलना चाह रही है एनसीईआरटी कि सभी जीव अपने जीवन में सबसे पहले क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं एक निश्चित अवस्था में, उनकी फिर परिपक्वता होती है, यानी कि वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर के बाद में वो लैंगिक जनन के काबिल बन पाते हैं। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी एडल्ट स्टेज में आता है और एडल्ट के स्टेज आने के बाद में पूरा और बड़ा हो जाता है, यानी कि उसके अंदर पूरी मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद में वो लैंगिक जनन के काबिल बन पाता है। तो यही चीज बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिए, वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। किशोर अवस्था समझते हैं आप, एडोलेसेंस, यानी कि जब वो लैंगिक जनन के काबिल बन पाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। अगर प्लांट्स में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसे, वेजिटेटिव फेज। ठीक है, प्लांट्स में अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे, वेजिटेटिव फेज। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है, सभी में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की वो होती है। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है, ये पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी पूछ रही है। तो आपका काम क्या है, पता लगाइएगा कि किसके अंदर कितना टाइम लगता है फ्लावर के आने में। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे, किशोरावस्था या वयस्कता। तो देखिए, जब भी यानी कि जब लैंगिक जनन आता है तो उसके पहले उस टाइम पर 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि जनन से पहले वाली, एक होती है रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन वाली अवस्था, और एक होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन के बाद वाली अवस्था। ठीक है, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है, जनन के पूर्व वाली अवस्था, उसमें क्या होता है, उसमें जीव अपनी वो सारी कैपेबिलिटी को गेन कर लेता है ताकि वो जनन के काबिल बन सके। रिप्रोडक्शन में जनन के काबिल बन जाता है, और जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव आती है यानी कि रिप्रोडक्टिव के बाद वाली फेज, उसमें वो धीरे धीरे तरीके से उसकी सारी चीजें क्या होने लगती है, धीरे धीरे सारी चीजें उसकी कम होने लगती है। आगे देखिए, अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। ये सब दिया हुआ है नॉर्मली। अब देखिए आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको एक आपको नाम दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए पादप वार्षिक अथवा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। वार्षिक जो कि एनुअल होते हैं, यानी कि साल में एक बार ही फूल देते हैं, और द्विवार्षिक के होते हैं जो कि 2 बार फल दे सकते हैं। और ये सभी स्पष्टतया कायिक जनन और जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। परंतु बहुवर्षीय जातियों में, बहुवर्षीय का मतलब है जो कि बार बार में जिनके पास में अपनी
रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जनन अवस्था बार बार में आती है। एक वर्षीय में केवल एक बार आएगी, द्विवर्षीय में 2 बार आएगी और बहुवर्षीय में बार बार आएगी। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला नाम बांस, ठीक है, ये बांस का, ठीक है। इनमें से बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतया 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्पन करते हैं। तो जो बांस की जाति के जो पेड़ होते हैं वो 50 से 100 वर्ष के बाद ही केवल एक बार पुष्पन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और बाद में वो मर जाते हैं, यानी कि एक टाइम में वो इतना बना देते हैं। एक अन्य पादप, नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, जिसको कि क्या बोला जाता है, नीला कुरंजी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। ये 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पन करता है। ये जो था कौन सा, बांस का, ये तो 50 से 100 वर्षों के बाद में करता है, परंतु ये जो नीला कुरंजी है ये 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। आगे देखिए, पादप में सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा बिछा दिया। सोच सकते हैं आप कितने पुष्प इन्होंने पैदा कर दिए एक ही टाइम में। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। जैसे जैसे शरीर में बदलाव आता जाएगा वैसे वैसे उनकी फेस में भी चेंजेस आते जाएंगे। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विधि अवधि होती है। क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं, प्राणियों में उदाहरण, पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं? कि क्या किसी मौसम से संबंध रखते हैं? मेंढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसी होती? ये सारी चीजें बता रखी है, यानी कि पूछ रही है एनसीईआरटी ने कि ये सारी प्रोसेस किस तरीके से होती है। आप देखिए कि प्रकृति में पक्षी केवल विशेष, ये बता रखा है मौसमी प्रजनक। बच्चों क्या होते हैं, कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। क्या होते हैं? कुछ सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब होता है मौसमी प्रजनक, जो कि मौसम के अनुसार अपना प्रजनन करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है मौसमी प्रजनक। आगे देखिए, संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कि कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया जनन क्रिया से संबंधित ना होकर इसके बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण से ही कहा जा सकता है। अब देखिए, जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, यहाँ से बनते हैं। कैसे? देखिए, जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक, साइक्लिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारी में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि गाय है, भेड़ है, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीता, ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों? नॉन प्राइमेट्स में। इनमें क्या होता है? इनमें चक्रिक, साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जिसको क्या बोला जाता है? मधुचक्र या फिर ऊस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं जिसे? ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, किसको बोला जाता है?
मध्य चक्र को बोला जाता है यूस्ट्रस साइकिल। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। जबकि प्राइमेट में कौन आते हैं? बंदर, एप्स, मनुष्य। इनमें क्या देखा जाता है? इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ऋतुस्राव इनके अंदर देखा जाता है, जिसमें कि हर महीने 28 डेज के टाइम इंटरवल में फीमेल की बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिसे बोला जाता है ऋतुस्राव। तो ये किसमें देखी जाती है? प्राइमेट्स में। जबकि जो नॉन प्राइमेट्स हैं जैसे कि गाय है, भेड़ है, चूहा है, हिरण है, कुत्ता है, इनमें ये सब नहीं देखा जाता। अधिकांश स्तनधारियों में, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियां में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजक, जो भी मैंने जस्ट आपको बताया ना, सीजनल ब्रीडर, यही होता है। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं? अपने पूरे जनन काल में रिप्रोडक्शन के लिए ये एक्टिव रहते हैं, और इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहा जाता है। सतत प्रजनक का मतलब हमेशा ऑल टाइम रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव रहते हैं। बट मौसमी प्रजनक कौन से होते हैं? जो कि सीजन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। इस तथ्य से सभी परिचित। देखिए ये नॉर्मल हो गया ये सब। अंतिम चरण में सहवर्ती, यहाँ पर आते हैं अब हम नेक्स्ट। देखिए पादप तथा प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेषकर पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। अब लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं जो अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, तो देखिए परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण मूलभूत समानताएं होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों के लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन, या युग्मन का मतलब क्या है? मिलना, द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए देखो टोटल कितनी बताई है? टोटल ये 3 है। निषेचन पूर्व यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव, सबसे पहले मैंने आपको कौन सी बताई है? प्री रिप्रोडक्टिव। फिर उसके बाद में है रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और उसके बाद में है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो निषेचन पूर्व कौन सी हो गई? प्री रिप्रोडक्टिव। निषेचन हो गई रिप्रोडक्टिव, और निषेचन पश्चात हो गई पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्लियर है इतना? आगे देखिए। ओके, फर्स्ट देखिए इसमें निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं यानी कि पहले रिप्रोडक्शन के पहले होने वाली घटनाएं। इसमें 2 आती है, कौन कौन सी? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, और युग्मक स्थानांतरण। सबसे पहले क्या होगा? युग्मकों का बनना, युग्मक बनेंगे, और उसके बाद में युग्मकों का स्थानांतरण। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर युग्मक जनन, गैमेट्स बनेंगे, और उसके बाद में युग्मक स्थानांतरित होंगे, क्योंकि जब तक स्थानांतरित नहीं होंगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि निषेचन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी जैसे आपको बताया था, ये प्री फर्टिलाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हो, राइट? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
आगे देखिए, युग्मक जनन। युग्मक जनन का मीनिंग क्या है? गैमेट्स का बनना, युग्मकों का बनना। युग्मक जनन नर तथा मादा दोनों में होते हैं, ठीक है। युग्मक एक प्रकार से क्या है? अगुणित कोशिकाएं। अगुणित को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड कोशिकाएं हैं। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, इसी कारण वह क्या कहलाते हैं? समयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब क्या है? जिनके पास में दोनों युग्मक समान होते हैं। क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के बीच में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लेडोफोरा शैवाल में दोनों सेम है। नजर आ रहा है आपको कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है? नहीं आ रहा है, यानी कि क्या है? ये समयुग्मकी है। फ्यूकस में देखिए ये विषम युग्मकी है। बर्म में देखिए ये अलग है, ये अलग है, साफ देखने पे पता पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए तो मानव आपको पता है ये ओवम है और ये स्पर्म है ना, दोनों डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जिसमें आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हो वो कौन से होते हैं? समयुग्मकी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के, देखो अब कौन से आते हैं? विषम युग्मक। पहले क्या आते हैं? समयुग्मक जो कि समान होते हैं, विषम युग्मक जो कि असमान होते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमणु या फिर शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड तथा डिंब कहा जाता है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखिए यह है शुक्राणु और यह है अंडाणु। दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग युग्मक होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे? विषम युग्मकी। और दोनों अगर समान होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे? समयुग्मकी। जैसे कि ये क्लेडोफोरा यानी कि शैवाल। क्लियर है इतना? तो आज बच्चों हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो हमारे जीवों में लैंगिकता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है, बस हमारा यही वाला पार्ट बचा है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अभी 1-2 लेक्चर्स और होंगे इसमें हमारे, उसके बाद में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, तो चलिए बच्चों, तब तक आपका होमवर्क क्या है? आपको सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, याद रखना है, जो भी आपको चीज़ें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कराई जा रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।